अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके न सिर्फ भारत के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया, बल्कि भारत के साथ ताकत के तवाज़ुन को भी बहाल कर दिया। इस मौका पे पाकिस्तान की जो उस वक्त की हुकूमत थी उसको किन चैलेंजेस और दबाव का सामना करना पड़ा, और इसके बाद आज तक भारत इस पाकिस्तान की कामयाबी पे क्यों दांत पीस रहा है, इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मरकज़ी तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात थे उस वक्त सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जबकि हमारे साथ दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी साथ देंगे, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, हम देखते हैं कि यौम तकबीर जो है, जिसे पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन कहा जाता है, इस हवाले से एक गैर ज़रूरी बहस जो है उसमें हम उलझ गए हैं। तो क्या वजह है कि बजाय इसके कि पूरी कौम इस दिन को एक फ़ख्र के तौर पे मनाएं, हम जो है वो अंदरूनी तनाज़ात में इस दिन को भी जो है वो हमने उसमें गिर चुके हैं और इस दिन को भी हमने एक मुतनाज़ बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, अरशद भाई चौधरी साहब और जनरल अमजद शुएब साहब और आपके व्यूज़ को, जियो के व्यूज़ को अस्सलाम वालेकुम। वो हमारा एक रवायती मसला बन गया है अरशद साहब के हर इशू को हम सियासी नज़र से या पार्टी की नज़र से देखते हैं और फिर इशू आ जाता है क्रेडिट का, किसको क्रेडिट मिले किसको ना मिले। बात यह है कि रिज़ल्ट्स अच्छे हुए, 24 साल हम लगे रहे इस प्रोजेक्ट पर। शुरू जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था, जनरल ज़ियाउल हक ने उनको कंटिन्यू किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कंटिन्यू किया और आखिर में मियाँ साहब ने उसको कंप्लीट किया टिका के धमाके करके। तो मेरे ख़्याल में मजमूई तौर पर हम सबको क्रेडिट दें कि ये एक कौमी ऑब्जेक्टिव था सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन के साथ, और हमने दबाव को मुस्तरद भी किया, हमने और मुश्किलात को भी ओवरकम किया और हमने सही फ़ैसला सही वक्त में और सही तरीके से किया। आई थिंक इट वाज पाकिस्तान फाइनेस्ट आर, और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उन्होंने मशावरत की सारी आर्म फोर्सेस के साथ, सर्विस चीफ्स के साथ, उन्होंने मशावरत की सियासी क़ुव्वतों के साथ, मशावरत की मीडिया के लीडर्स के साथ, और फिर एक पब्लिक ओपिनियन फ़ज़ा भी बन गई थी और मेरे ख़्याल में सही फ़ैसला किया। और जब फ़ैसला का वक्त आया था उस वक्त मैं उनके साथ था। मेरे से अलहदा उन्होंने पूछा क्या ख्याल है आपका। मैं कहा मियाँ साहब, हिंदुस्तान ने हमें बहुत अच्छा सुनहरी मौका दे दिया है। अंग्रेज़ी में मैंने कहा इट्स नाउ और नेवर, और मियाँ साहब मैं कहा पंजाबी में कहा कड़ाके कट दो, गो फॉर द एटॉमिक एक्सप्लोजन। लेकिन जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे गौहर अयूब साहब, वो तो अपनी किताब में कुछ हक़ाइक़ मुख्तलिफ बयान करते हैं और वो कहते हैं कि जब ये फ़ैसला होने के लिए करने के लिए काबीना का इजलास बुलाया गया तो उसमें इब्तदाई तौर पे 3 वज़रा ऐसे थे, सरताज अजीज़ साहब थे, चौधरी निसार खान थे, और उसमें आपका नाम भी उन्होंने उसमें दर्ज किया है कि उन्होंने इब्तदाई तौर पर मुखालफत की थी कि पाकिस्तान को धमाके नहीं करने चाहिए। देखिए जी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, और ये मियाँ साहब ने ख़ुद मुझे क्रेडिट दिया है कि सबसे पहले मैंने मशवरा दिया था। और मैं बताऊं कि मैं तो एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो मैं सपोर्टर था न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का भी। तो मैं समझता हूं कि शायद उनकी मेमोरी ठीक सर्व नहीं करती। मैं वो बात करता हूं जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। और गौहर अयूब साहब उसको थे, लेकिन उन्होंने उसको इस्तीफ़ा भी दिया हुआ था क्योंकि उनको वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री में शिफ्ट कर रहे थे। तो जो फ़ैसला हुआ था, और उसमें मैं चीफ स्पोक्समैन भी था, मैं उसकी हक़ाइक़ बता रहा हूँ क्योंकि मियाँ साहब से जो मेरी बराह रास्त बात हुई मैं वो बात कर रहा हूँ, और ये फ़ैसला उन्होंने कर चुके थे। और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी साइंटिस्ट को मशावरत के बाद, और साइंटिस्ट ने कहा था 10-12 दिन हमें चाहिए तैयारी के लिए। जनरल शुएब साहब, ये जो पाकिस्तान ने 28 मई को भारत के जवाब में एटमी धमाका किया, तो आप समझते हैं कि अगर उस वक्त हम ये कामयाबी जो है पूरी कौम हासिल ना कर पाती तो खुदा ना करे पाकिस्तान के बारे में जो आज तक भारत जो अपने मजमूम इरादे रखता है, वो फिर पाकिस्तान के लिए शायद बहुत मुश्किल हालात हो जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुश्किल नहीं, मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते। मुशाहिद साहब को भी याद होगा जब 11 मई भारत ने धमाके किए और हमारे यहाँ अभी उस वक्त ऐलान नहीं हुआ था, धमाकों का फैसला नहीं हुआ था, मशावरत जारी थी, तैयारी हो रही थी, इक्विपमेंट जो है वो चाही पहुंचाया जा रहा था, एविएशन और एयरफोर्स जो है वो लिफ्ट कर रही थी यहाँ से सारा अरेंजमेंट्स वगैरह। तो वो जो चंद दिन थे 11 मई से 28 तक के या 27 तक कह लीजिए,
भारतीय मीडिया में जो उनके लीडर्स के बयानात, उनके इंटेलेक्चुअल्स के, थिंक टैंक और जो उनके मीडिया के जर्नलिस्ट वगैरह, वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। उनके बयानात, उनकी जो डिस्कशंस थी वो ये होती थी कि अब पाकिस्तान जो है वो हमारे सामने बिल्कुल एक बेकार सी चीज है, हम न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। ये एक ऐसा माहौल था और मैं समझता हूँ कि वो 10-15 दिन में ही हमारी आंखें खोल दी। दोनों चीजें हमारे सामने थी कि अगर हम धमाका करते हैं तब भी बड़े मसाइल हैं, नहीं करते तो तब भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल शायद हम बर्दाश्त न कर सकें बाद में, लेकिन धमाका करने के बाद जो मुश्किलात आएंगी उसका कोई हल निकल आएगा। लिहाजा ये था कि मसाइल तो हैं ही हैं दोनों तरफ, लेकिन जैसे कहा जाता है नाउ और नेवर, कि अगर आज हम ना कर सके तो फिर उसके बाद दोबारा कभी मौका नहीं आएगा। आज तो हमारे पास एक मौजूद है, एक बहाना और एक जवाब मौजूद है कि भारत ने, तो वो जवाब मौजूद था। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि वो बहुत ही मुश्किल के दिन थे, लेकिन किसी के दिल में शक नहीं था कि हमने ये नहीं करना, क्योंकि ये एक वादे बात हो गई थी भारत के रवैये की वजह से कि ये करना ही करना है। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज उस फैसले का हमें फायदा पहुंच रहा है कि आप भारत की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, क्योंकि आपने एक ताकत का वो बैलेंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो आपने रीएस्टेब्लिश किया। जी बिल्कुल। तो जनरल साहब अभी भी हम देखते हैं कि भारत की तरफ से जो आए रोज LOC की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, कभी वो जो है वो अपने जासूस त्यारे जो हैं वो ड्रोन्स उनको पाकिस्तान की हदूद में भेजता है, कभी वो अपने जासूस भिजवाता है जिनको हम पकड़ लेते हैं, फिर चाय पिला के उन्हें वापस भेजते हैं। तो ये जो शरारतें हैं इससे अभी तक भारत जो है वो बाज नहीं आया। भारत जैसे हम रोजाना हम कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो बहाना होगा, लेकिन उसके जरिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। LOC पे जैसे होता है, कश्मीर में बिल्कुल एक मुतनाज़ा इलाका है, वहां बड़ी जंग की जा सकती है और वहां पे एक दूसरे के इलाकों पे हमले हो सकते हैं जिससे मजीद इलाका कैप्चर करने की कोशिश की जाए। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ये चीज इस तरह नहीं है, वहां पे बहुत डीप पेनिट्रेशन का कभी भी भारत नहीं सोचेगा इन हालात में, जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। लेकिन ये भी जो LOC या इस जगह पे जो कुछ है, ये आप देखिए पुलवामा का जब वाकया हुआ तो उस वक्त भी उन्होंने यही ड्रामा करना था, कोई झूठा खेल करके तो उन्होंने अपने लोगों को सेटिस्फाई करना था। लेकिन हुआ ये कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी मिली। पुलवामा हुआ, घंटे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया और शाम तक अमेरिका ने, पोम्पियो साहब ने कहा जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने कहा, इसी तरह ये फ्रांस ने कह दिया। जब ये इतने सारे मुल्क उसको दे तो एक लेजिटिमेसी मिल गई। अब हमने जो खराबी की जिसकी वजह से आज हमें ये फिक्र रहती है कि जी फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा तो कुछ मसला ना बने, उसकी वजह ये है कि हमने जो काम किया वो ये कि मिलिट्री रिस्पांस तो हमने दी, जिससे अभी नंदन वाला किस्सा हुआ और हमने उस पर छलांगे मारनी शुरू कर दी, लेकिन हमने जो सॉवरेनिटी वायलेट हुई उस पर हमने कोई काम नहीं किया, जो कि एक डिप्लोमेटिक एफर्ट होनी चाहिए थी। और वो ये था कि जिन मुल्कों ने उसको लेजिटिमेसी दी थी उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था, हमें उनसे राब्ते करने चाहिए थे और उनसे पूछना चाहिए था कि आपने क्या ऐसी चीज देखी जो इंडिया को आपने कहा कि दे रिटेन द राइट टू रिटेलिएट, क्योंकि हमें तो भारत ने ये सबूत दिए हैं। तो उनको उनकी जो एक बेजा फेवर थी भारत के साथ, ये कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी था, वरना ये होगा कि कल फिर वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और शाम तक फिर उनको जी बिल्कुल आइंदा के लिए उनको लेजिटिमेसी दे दी गई। तो मुशाहिद साहब क्या वजह है कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो दिफाई पोजीशन में आ जाता है, हालांकि अगर हम देखते हैं कि कश्मीर से लेके जितनी बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो, और भारत में मुसलमानों के साथ जो भारतीय हुकूमत का इंतहाब पसंदाना रवैया है, इसके बावजूद जो है पाकिस्तान दिफाई पोजीशन में होता है। तो क्या वजह है, जैसे ये जनरल साहब भी कह रहे हैं, हम जो आलमी बरादरी है उसे कायल नहीं आज तक कर सके पाकिस्तान के हक़ में? मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कम से कम मेरी यादाश्त में, और मेरे ख्याल में जनरल साहब मेरे से एग्री करेंगे कि पिछले 30 सालों में इतनी तनकीद भारत पर जो बैन-अल-अक़वामी मीडिया से, पब्लिक ओपिनियन से, पार्लियामेंट से और अवामी राय से हो रही है, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से, जो मोदी जो हिंदुत्वा लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तकसीम कर रहे हैं मजहबी बुनियाद पर, और ख़ास तौर पे जो तासुब और तज़ाद उनका है मुसलमानों के ख़िलाफ़, पूरा मीडिया भरा हुआ है। एक हमारे लिए सिल्वर प्लेटर पर उन्होंने पेश कर दिया ये प्रोपेगेंडा जंग, तो उसका फ़ायदा ना उठाना ये हमारी बहुत बड़ी नालायकी होगी। ये मैं एग्री करता हूँ जनरल साहब से कि ये जो फॉलो अप था
मिलिट्री ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा। हिंदुस्तान ने किया पुलवामा के बाद ऑपरेशन, और मैं समझता हूँ कि बड़े टिका के हमने 24 घंटे का जवाब दिया, 2 जहाज गिराए, अभिनंदन को पकड़ा, फिर उसको छोड़ भी दिया, और हमने शो कर दिया कि हमारे पास हिम्मत भी है, सलाहियत भी है जवाब देने की। लेकिन फॉलोअप था सफारती लेवल पर। ना हमारी एक वाज़े इंडिया पॉलिसी है, ना कश्मीर पॉलिसी है। अब भी देख लें कि हिंदुस्तान के तनाज़े हो रहे हैं नेपाल के साथ, हिंदुस्तान का तनाज़ा हो रहा है चीन के साथ। पहली दफ़ा बांग्लादेश से भी गड़बड़ हुई है, पहली दफ़ा बांग्लादेश से गड़बड़ हुई है 71 के बाद। तो इसका हमें एक बड़ी वाज़े पॉलिसी होनी चाहिए। तो मुशाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हालिया इंडियन एग्रेशन है, जिसमें जैसे आपने जिक्र किया चीन के साथ भी वो पंगे ले रहा है और इसके साथ नेपाल के साथ भी उसकी मुहाजराई चल रही है, तो आपको लगता है कि भारत जो है वो फिर किसी ना किसी खित्ते में एडवेंचर करने के चक्कर में है, या जो इस वक्त उस पर जो आलमी प्रेशर की आपने बात की उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब इक़दामात उसकी तरफ से किए जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि भारत को मिलिट्री एडवेंचर लेने की पोजीशन में है। वो इवन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तवज्जो हटाना चाहता है, और उसमें उसकी अमेरिका की आशीर्वाद है। पहले भी अमेरिका ने उनको एनओसी दिया था पुलवामा के बाद, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर जहरियत की। एलओसी नहीं था, बालाकोट पाकिस्तान का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर नहीं था। तो अब भी वो प्रेशर में है। मोदी जो है उसका जो ऑपरेशन था कश्मीर का वो फेल हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तकसीम आ गई है। कोरोना वायरस ने उसका जो बहरान है वो और वाज़े कर दिया है, ख़ास तौर पे इक़्तिसादी बहरान, और एक तकसीम वाज़े आ गई है। तो वो तवज्जो हटाना चाहता है, और ख़ास तौर पे चीन के हवाले से वो चाहता है कि जो अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ कर रहा है इस कैंपेन, उसका वो हिस्सा बने। लेकिन वो पाकिस्तान पर भी दबाव कुछ हद तक डाल सकता है, उससे आगे नहीं डाल सकता। हमें इसको बहुत ज़रूरत है अच्छी सफारतकारी की और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की, और दोनों हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि वो इस पर इनिशिएटिव्स लें, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त दिफाई पोजीशन में है, उनकी पोजीशन। और एक और फैक्टर भी है अरशद साहब कि अफ़गानिस्तान का जो अमन प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। ट्रंप के पास और कोई कार्ड्स नहीं सिवाय पाकिस्तान की मदद के साथ तालिबान के साथ अमन तस्फिया करें, जिसको हिंदुस्तान की बड़ी तकलीफ़ हुई है। तो अमेरिका उस तरह तायद नहीं करेगा हिंदुस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है ट्रंप को इलेक्शन जीतने के लिए। अभी भी हम देखते हैं कि वो यूएन की अगर रिपोर्ट भी आती है जिसमें बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उनका ज़िम्मेदार भारत को ठहराया जाता है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को भी हमेशा वो अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ क्लब कर देता है, बजाय इसके कि उस पर कोई सैंक्शंस लगाई जाएं या उनके बारे में कोई उनका सख्त रवैया हो। तो ये आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह अमेरिका पुष्टनाही करता रहेगा भारत की? देखिए, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, और अमेरिका का तो एक वाज़ेह चीज़ है कि वो अपने मुफादात की रोशनी में फैसला करता है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका को तालिबान के ऊपर या उसने अलकायदा ख़त्म की तो 100% पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से हुआ, वरना अलकायदा तो वो ख़त्म कर नहीं सकते थे जी। मगर उसका फ़ायदा सारा उन्होंने भारत को पहुंचाया, भारत को वहां पे एस्टेब्लिश किया, और उनको पता था, चक हेगल ने बताया कि भारत यहाँ से क्या करना है, लेकिन वो इग्नोर करते थे। तो ये तो हमें अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक मफादात की वजह से भारत को अपना एलाई समझता है, और हमें सिर्फ एक ट्रांजिशनल पोजीशन है हमारी, सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक एक अहमियत मौजूद है, लेकिन भारत की उसके लार्जर कैनवस पे एक बड़ी जो उसकी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है उसमें भारत एक प्लेयर के तौर पे सामने है और वो उसको साथ रखता है। लेकिन हमने अपना होमवर्क करना था जो हमने नहीं किया, और मैं मुशाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये पॉइंट जो मैं रेज कर रहा हूँ इन पे गौर करें, और हो सकता है कि ये हमें पार्लियामेंट में उठाने की जरूरत हो। पहली बात ये है कि इंडिया की इस बात की लेजिटिमेसी के जनाब दुनिया समझती है कि पाकिस्तान कश्मीर में गड़बड़ करा रहा है और हमारी इन्फिल्ट्रेशन है, जबकि एक भी आदमी वहां पे पाकिस्तानी नहीं पकड़ा गया जो कहें कि जी ये इन्फिल्ट्रेट करके आया था। जो शहीद हुए हैं वहां पे सारे कश्मीरी वही दफन हुए, उनके रिश्तेदार मुकामी लोग। लिहाजा ये हमें इमेज खत्म करना था, और वो तभी होगा कि आप पुलवामा से शुरू करें, क्योंकि 1971 के बाद पहली दफा हमारी जो बाउंड्री थी वो वायलेट हुई और बालाकोट पे पहुंची है। ये चीज थी सबसे सेंसिटिव मेरे नुक्ता निगाह से, ये थी जो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई, और ये हमें उन मुल्कों को जो भारत को लेजिटिमेसी देते हैं उनको कांटेक्ट करना चाहिए था, उनको कायल करना चाहिए था, उनको भारत से जो शवाहिद आए थे वो दिखाने चाहिए थे कि बताएं जनाब अगर ये शवाहिद आपके सामने हो तो आप लेजिटिमेसी देंगे भारत को जी। ये हमने नहीं किया। दूसरी चीज ये है कि कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं और वहां पे कश्मीरी मारे जा रहे हैं। भारत ने तमाम वो यूनाइटेड नेशन की करारदादें वायलेट की,
क्या हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत कश्मीरियों की स्ट्रगल जायज है? हम दुनिया में क्यों नहीं कायल करने के लिए मेहनत करते हैं कि जनाब जो कश्मीरी कर रहे हैं वो दुरुस्त और उसका हक है उनका? लेकिन हुकूमत का तो मौक़िफ़ है जनरल साहब कि उन्होंने इस दौर में बहुत शिद्दत के साथ मामला उठाया है और क़ौम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी कई दिहाइयों बाद ये मामला जो है वो उजागर हुआ है। हुकूमत तो ये मौक़िफ़ रखती है नहीं, लेकिन हमने दुनिया को कायल नहीं किया। हमने जा के आज भी भारत कहता है ये टेररिज्म है, दुनिया मानती है। क्या ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता नहीं है कि अगर कहीं ऑक्युपाइड टेरिटरी हो तो वहां पे लोग आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं? ये वो चीज है जो दुनिया को बताना है कि सूरत हाल क्या है। ये आप देखें, दुनिया के मुफादात हैं भारत के साथ, आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो अपनी मुनाफिकत पे कायम रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में आज 300 दिन हो गए हैं कि वो लॉकडाउन में हैं बेचारे मजलूम कश्मीरी, और उन पे बदतरीन जो मुजालिम हैं वो ढाए जा रहे हैं। आज भी कश्मीरी अवाम जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो आपके नज़दीक क्या करना चाहिए इस जो 300 दिन का लॉकडाउन है ताकि उनको कश्मीरी अवाम को इससे निजात दिलाई जा सके? 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया, मकबूजा कश्मीर पर एनेक्स किया। 17 अगस्त को एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई एपेक्स कश्मीर कमेटी में, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ से मुझे भी बुलाया गया, नवीद कमर साहब को बुलाया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, और सिराजुल हक साहब को। उसमें मैं वाहिद शख्स था जो पेपर लेके गया 4 सफ़े का कि करना क्या है और कैसे करना है। ये बड़ी वाज़ेह बात है, ये जो जनरल साहब भी जो कह रहे हैं कि हमने ये इसको इंटरनेशनलाइज करना है और सस्टेन तरीके से करना है। मैं अफसोस से कहता हूँ कि हमने जो उसमें एक ये रिकमेंडेशन थी कि जो मिचीदा चीदा दारुल खिलाफ़े हैं वहाँ हम अपने स्पेशल एनवॉयज़ भेजें, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी करें, थिंक टैंक्स को भी मोबिलाइज़ करें, और अपना जो नैरेटिव है, अपना जो मौक़िफ़ है, जो असूली है। और आप देखें कि हमारे मौक़िफ़ की किसने तायद की? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ये एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान अभी हालिया आए में थे फरवरी में इसी साल, और उन्होंने 4 दिन रहे। मेरी 2 मुलाकातें हुई क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ खारजा अमूर कमेटी का, और फॉरेन ऑफिस में हमारा इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक UN रेजोल्यूशंस जायज़ हैं, कश्मीरी अवाम की जदोजहद जायज़ है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और उन मौक़िफ़ जो UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इंडिया पाकिस्तान है वो कायम रहेगा। तो अगर इससे बड़ी तायद हमें क्या चाहिए? मुशाहिद साहब, लेकिन इस तायद का कोई ठोस नतीजा जो है वो कश्मीरी अवाम के सामने तो नहीं आ रहा। वो तो आज भी उसी कैफियत का, उसी बदतरीन मुजालम का शिकार हैं, और ना उनकी उससे कश्मीरी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई रिलीफ, बल्कि उनकी हालात और बदतर हुए हैं जी। और वो जो लॉकडाउन हुआ है कश्मीर में, वो लॉकडाउन ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं है, वो लॉकडाउन 5 अगस्त से चल रहा है। 300 दिन का जो आप बात करें, वो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन है। वो जो जुल्म है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जनरल साहब को भी मालूम है, लेनिनग्राड और स्टालिनग्राड की जंग के दौरान भी मामूल की ज़िंदगी थी उन जगह, हालांकि जंगें चल रही थी। कश्मीर में तो उन्होंने कंप्लीट तबाह करके रख दिया नॉर्मल लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनकी। तो मुशाहिद साहब, अभी इजलास शुरू होने जा रहा है सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी, तो आप इसमें तजवीज़ देंगे हुकूमत को कि वो दोबारा इस चीज़ को हाईलाइट करे, बैठे आपके साथ मिलकर अपोजिशन के साथ कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए ताकि पूरी आलमी बरादरी को, जैसे जनरल साहब भी कह रहे हैं, हम कायल कर सकें कि अमेरिका और समेत जितने भी इस वक्त आलमी ताकतें हैं वो भारत पे दबाव डाले और वो वापस 5 अगस्त से उसी पोजीशन पे लेके आए मकबूजा कश्मीर की हैसियत को जो इससे पहले थी? देखें जी अरशद भाई चौधरी साहब, 3 इशूज़ हैं पाकिस्तान पर जिस पे मुकम्मल इत्तफाक राय है। कश्मीर, न्यूक्लियर और CPEC। इसमें कोई सियासत नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं। ये बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत अगर फुर्सत लेगी हिज़्ब इख्तिलाफ खिलाफ कैंपेन से तो फिर ये काम करेगी, वो करना चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर की जंग सिर्फ कश्मीरी अवाम की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। मोदी के जो नज़ायम हैं हिंदुत्वा लोगों के, ये कश्मीर तक महदूद नहीं, ये अखंड भारत में यकीन रखते हैं। स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी हमें, और वो कौमी स्ट्रेटजी हो जिसमें हमें, जिस तरह न्यूक्लियर बम हमने बनाया था 24 सालों में, हमने उसको फोकस किया था सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन के साथ, उसी तरीके से कश्मीर पॉलिसी भी हमें उसी अज़म के साथ आगे लेके चलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जनरल साहब, आखिर पे आप भी ये बता दीजिएगा कि क्या यौम तकबीर के बाद इस 28 मई 1998 जो हम हर साल मनाते हैं, तो इसके बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान का दिफा तो मजबूत हो गया, लेकिन क्या ये उस हद तक मजबूत है या हम इसको रिटेन कर सकते हैं कि अगर हमारी मईशत की सूरत हाल जो आज है अगर यही चलती रही तो? देखिए, मईशत का मसला तो बहुत बड़ा है। उसमें मेरा ख्याल है जो मुशाहिद साहब ने 3 चीज़ों का जिक्र किया कि CPEC है, ये कश्मीर का इशू है, इस पे हमारा इत्तफाक राय है, लेकिन एक इकॉनमी ऐसी चीज़ है जिस पे हम इत्तफाक राय कायम नहीं कर सके। ये पार्लियामेंट में हुकूमत का ये फ़र्ज़ है
कि वो ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड दे, सारे बैठ के इकोनॉमी की जो आज हालत है वो सो देखें और फिर उसकी बुनियाद पे फैसले मुश्तरका हों। जो हुकूमत सख्त किस्म के फैसले भी करने से मजबूर है, करने चाहिए, नहीं कर रही ऑपोजिशन के दबाव की वजह से, लेकिन ऑपोजिशन ऑन बोर्ड रख के वो फैसले किए जाएं, क्योंकि इकोनॉमी को एक दुरुस्त सिमत में ले जाना बहुत बड़ी जरूरत है आपकी। अगर वो अब नहीं करते और उसमें यूनैनिमिटी नहीं है आपकी, तो वो मेरा ख्याल है कि आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। यूनैनिमिटी इसलिए जरूरी है कि ये किसी एक हुकूमत के दौर में इकोनॉमी आपकी कहीं मुंडे चढ़ नहीं जाएगी, ये अगली हुकूमत को भी शायद करना पड़े, वही मेयर्स और उससे आगे वाली। तो आज अगर एक कंसेंसस होगा तो आपकी पॉलिसी को कंटिन्यूटी मिल जाएगी और जो आपकी इकोनॉमी है वो एक रास्ते पे चढ़ जाएगी। जैसे पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया गया है, इसी तरह ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत और अपोजिशन एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को भी इस हद तक मजबूत करें कि फिर भारत समेत कोई भी पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देख सके। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आप मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। अरशद वहीद चौधरी को, प्रोडक्शन टीम शरीक अहमद और खाकान अहमद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।